बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये बच्चों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर इस चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। ये चैप्टर आपको समझ में आएगा तो वो आगे वाले चैप्टर समझ में आएगा। जैसे इसके बाद में अगला चैप्टर है विद्युत विभव। विद्युत विभव वाला चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छा से आइडिया हो। और अपन कोई अगर राजस्थान बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान बोर्ड के अंदर इस चैप्टर का वेटेज है 4 नंबर का। कितने नंबर का वेटेज है बच्चों? 4 नंबर का। तो अच्छा खासा वेटेज है और आपको आना चाहिए। और ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टरों में यूज होगा। फिजिक्स में लगभग सारे चैप्टरों में आपको विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र क्या होता है इससे आइडिया होना चाहिए। यानी फिजिक्स के सारे चैप्टरों में इस चैप्टर का कहीं ना कहीं यूज होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस चैप्टर को आपको 4 नंबर के हिसाब से नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है? समझना है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत आवेश क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अपन विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज अपन सबसे पहले अपन आवेश, आपको लिखना कुछ नहीं है, पहले मैं आपको 10 मिनट बढ़िया से समझाऊंगा। जब समझाता हूँ उस टाइम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपके नोट्स बहुत बढ़िया से बनाऊंगा। सबसे पहले अपन आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है? तो आपने 11th में कुछ बेसिक तो पढ़ा होगा, आवेश के बारे में पढ़ा होगा कि परमाणु किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको परमाणु का आइडिया होना चाहिए। और आपको 11th में केमिस्ट्री के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा परमाणु की संरचना। तो आपने पढ़ा होगा कि दुनिया का कोई भी परमाणु, बच्चों अच्छे से समझना है, पहले केवल समझना है। नोट्स में अपने आप बनाऊंगा, पहले जब मैं समझाता हूं तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको पता है दुनिया का कोई भी परमाणु किनसे मिलकर बनता है? या तो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के पास ले दे के 3 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। परमाणु के पास ये 3 होते हैं। और आपको पता है कि कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और उस पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई आपको पूछेगा प्रोटॉन पे आवेश कितना होगा, तो आपने परमाणु संरचना के अंदर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश तो समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन कैसा होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है धनावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। और इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई आपको पूछे न्यूट्रॉन क्या होता है, तुम कहोगे सर हमने पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है बच्चों? 0 आवेश होता है। तो आप पूछोगे, कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तुम कहोगे ऋणावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, तुम क्या बोलोगे? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो बच्चों, हम हमेशा इतनी बड़ी संख्या नहीं बताते हैं। कोई आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश बताए ना, तो आप इसको बताना, इसको है ना शॉर्टकट में बताते हैं, -e लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? -e। और प्रोटॉन पे आवेश को अपन क्या लिख देते हैं? सिंपली कितना लिख देते हैं? +e लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? e। फिर आपको पूछे e क्या है, तब आपको बताना है कि e का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। फिजिक्स में कहीं भी स्मॉल ई लिखा हुआ है, क्या लिखा? स्मॉल ई। इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको आवेश का क्वांटम कहते हैं। मैं आगे बताऊंगा आवेश का क्वांटम क्यों कहते हैं, लेकिन अभी से दिमाग में ये फिट कर दो। स्मॉल ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कोई आपको अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछे, किसका आवेश पूछे, तो तुम क्या बताओगे? -e होता है। कोई पूछेगा प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तुम बोलोगे +e होता है। वो पूछे e क्या होता है, तब बताओगे e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो बच्चों, किसी भी परमाणु के पास, दुनिया में जितने भी परमाणु हैं उनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम क्या बोलोगे सर कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश तो समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे कितना होता है? धनावेश। और इसको अपन शॉर्टकट में कितना लिखते हैं? -E लिखते हैं। और प्रोटॉन पे आवेश को शॉर्टकट में कितना लिख देते हैं बच्चों? +E। और न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 0। और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चों इसके साथ साथ परमाणु के बारे में आपको और क्या आइडिया होना चाहिए? परमाणु किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। और बच्चों अगली चीज, दुनिया में जितने कितने भी परमाणु हैं सारे के सारे परमाणु क्या होते हैं बच्चों? उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? सारे के सारे परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इसका मतलब क्या है? उदासीन का मतलब है किसी भी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों? किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे? प्रोटॉनों। यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होगा उतना को उतना प्रोटॉन पे क्या होगा? धनावेश होगा। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, तो धनावेश और ऋणावेश आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और कुल मिला के हर एक परमाणु अपना, दुनिया का हर परमाणु क्या होता है बच्चों? उदासीन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बताओ परमाणु किससे मिलकर बनता है? आप कहोगे सर परमाणु बनता है इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन, और कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, उदासीन होता है। पीछे कौन? आवेशित कण कितने होते हैं? 2 कण होते हैं। परमाणु टोटल कितने प्रकार के कणों से मिलकर बनता है? 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है। आवेश किन किन पे होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? ऋणावेश। प्रोटॉन पे कैसा होता है? धनावेश। और किसी भी परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने क्या होने पड़ेंगे? प्रोटॉन। और हर परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन। माना कि एक मेरे पास परमाणु है। क्या है? परमाणु। उसके पास अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, कितनी है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होनी पड़ेगी? 10। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -C। तो 10 इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 10E। और 10 प्रोटॉनों पे आवेश कितना हो जाएगा? +10E। और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, -10E +10E को कर जाएगा। और कुल मिला के परमाणु पे आवेश हमेशा कितना होता है बच्चों? 0 होता है। और जिस किसी चीज पर आवेश 0 होता है उसको अपन बोलते हैं उदासीन। क्या बोला जाता है बच्चों? उदासीन बोला जाता है। तो ये आपका बेसिक है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप पहले आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। कोई पूछेगा परमाणु किनसे मिलके बनता है, तुम कहोगे परमाणु सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? तो बोलोगे ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन कैसा कण है? धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है। और परमाणु खुद क्या है? उदासीन। यानी परमाणु पे कुल आवेश कितना होगा? 0 आवेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों का जितना ऋणावेश होगा उतना को उतना, यानी आप कह सकते हो कि सर परमाणु के पास ऋणावेश की मात्रा, किसके पास? जितना ऋणावेश होगा उतना का उतना क्या होगा? धनावेश होगा। ऋणावेश और धनावेश आपस में बराबर हो जाएंगे तो कुल मिला के आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। जैसे मैं आपको एक परमाणु का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे नाइट्रोजन का मेरे पास परमाणु है 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14। आपको पता है इस 7 को बोला जाता है परमाणु क्रमांक बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 7। और इस 14 को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। क्या बोला जाता है? मास नंबर। और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु का प्रतीक होता है ZXA। क्या होता है? ZXA। जेड ये नीचे वाली संख्या किसको बताती है? परमाणु क्रमांक को बताती हैं। ऊपर वाली संख्या किसको बताती है? द्रव्यमान संख्या को बताती हैं। और ये एन क्या बताता है? उस परमाणु का प्रतीक बताता है। ये जैसे नाइट्रोजन को एन से लिखते हैं, ये एक्स क्या होता है? उसका रासायनिक प्रतीक होता है। कौन सा प्रतीक होता है बच्चों? रासायनिक प्रतीक।
और आपको ये पता होना चाहिए कि ये परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉनों की संख्या का आइडिया देती हैं। किसकी संख्या का आइडिया देती हैं? प्रोटॉनों की संख्या का। यानी किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने के उतने उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन। और ये द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताती हैं। किसकी संख्या बताती हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताती हैं। तो बच्चों बताओ, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या बताती हैं? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसकी संख्या बताती हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7। तुम बोलोगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 14 हैं, प्रोटॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बच्चे? 7 हो जाएंगे। और अभी मैंने आपको बोला दुनिया का हर परमाणु क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। क्या होता है? मैंने बोला का दुनिया का प्रत्येक परमाणु क्या होता है बच्चों? विद्युत उदासीन होता है। तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन या होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 7। तुम बोलोगे सर इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे आपको बताना आना चाहिए। जेड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसकी संख्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। परमाणु क्रमांक किसकी संख्या बताता है? प्रोटॉनों की संख्या बताता है। और परमाणु क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। और किसी भी परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने को उतने क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों होने पड़ेगा? क्योंकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? ऋणावेश। और किसी भी परमाणु को उदासीन होना है तो जितना धनावेश होगा उतना को उतना क्या होगा? ऋणावेश। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर परमाणु के पास क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हमेशा परमाणु के केंद्रक में रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं बच्चों? केंद्र के अंदर। केंद्रक जिसको बोला जाता है। कौन कौन रहते हैं बच्चों केंद्रक के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो केंद्रक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन, केंद्रक को अपन बोलते हैं नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहते हैं? न्यूक्लियस नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बच्चों? इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षों में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं बच्चों? चक्कर लगा देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी परमाणु को देखकर आप बता सकते हो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है बच्चों? नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था 7 नाइट्रोजन 14। क्या पढ़ा था बच्चों? 7 नाइट्रोजन 14। तो जैसे बच्चे ये हो गया 7 नाइट्रोजन 14। तो मैं इसके थोड़े बहुत आपको आइडिया देता हूं कि देखो ये हो गया इसका नाभिक। नाभिक बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या बना दिया बच्चों? बहुत बड़ा बना दिया। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बच्चों? नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? तुम कहोगे सर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहेंगे? चक्कर लगाएंगे। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी तुम बोलोगे 7, लेकिन प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक के अंदर। कहाँ पे होता है बच्चों? नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 7। न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? नाभिक के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर। तुम कहोगे सर मेरे को एक बात पता चल गया, ऋणावेश नाभिक के बाहर होता है और धनावेश नाभिक के अंदर होता है। मैंने कहा हाँ, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो ऋणावेश तो नाभिक के चारों ओर क्या लगाता रहता है? चक्कर। और नाभिक के अंदर कौन होता है? धनावेश। क्या होता है? धनावेशित कण और उदासीन कण तो नाभिक के अंदर होता है और ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर। कितने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। और नाभिक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहेंगे और 7 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। कुल मिला के परमाणु क्या होता है बच्चों? विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसा होता है बच्चों? विद्युत रूप से उदासीन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया, मान लो 21x43। मैंने पूछा बताओ इसका, पहली चीज़ मैंने बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तुम बोलोगे सर इसका परमाणु क्रमांक 21 है। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 21। और तुम बोलोगे सर हर परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 21। मैं बोलूँगा इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? तुम बोलोगे सर कितनी है? 43। और तुम बोलोगे सर द्रव्यमान संख्या बताती हैं प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और प्रोटॉन कितने हैं? 21 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे?
तुम बोलोगे सर न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 22। कितनी हो जाएगी? 22। इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे सर, नाभिक, एक ये हो गया नाभिक, क्या हो गया बच्चों? नाभिक। और यहाँ बताओ नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। मैं पूछूंगा बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? तुम बोलोगे सर इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 21। नाभिक के अंदर कौन कौन होता है? तुम बोलोगे सर नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों बताओ कितने प्रोटॉन है? तुम बोलोगे सर प्रोटॉन है 21 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं बच्चों? न्यूट्रॉन आपको आओगे सर इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है 22। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इतना आपको परमाणु के बारे में आइडिया होना चाहिए कि परमाणु कौन कौन से कणों से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर। और कोई भी परमाणु क्या होता है? उदासीन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने कितने क्या होंगे उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना आपको थोड़ा बहुत परमाणु संरचना से आपको आना चाहिए। अब बच्चों देखो, अभी तक आपको नोट्स नहीं बनाना है, केवल समझना है। दुनिया का हर पदार्थ, दुनिया का हर पदार्थ या वस्तु, दुनिया की हर वस्तु या पदार्थ किससे मिलकर बनता है? तुमने ये पढ़ा होगा कि दुनिया की हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है बच्चों? परमाणु। और परमाणु क्या होता है बच्चों? उदासीन। तो उदासीन चीजें मिलके, बहुत सारे परमाणु मिलके किसका निर्माण करता है? वस्तु का। और परमाणु क्या होता है? उदासीन। तो उदासीन चीजें मिलके उदासीन का ही निर्माण करती हैं। तो हर वस्तु भी लगभग सामान्यतः वस्तु क्या होती हैं बच्चों? विद्युत रूप से कैसी होती हैं बच्चों? उदासीन होती हैं। क्यों? हर पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। और परमाणु क्या होते हैं? उदासीन। तो वस्तु भी क्या हो जाएगी बच्चों? उदासीन। वस्तु उदासीन होगी, इसका मतलब तुम कहोगे सर उदासीन का मतलब यह होता है कि हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में एक दूसरे क्या होगी? बराबर। मैंने कहा बिल्कुल, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। हर पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। परमाणु क्या होते हैं? विद्युत रूप से उदासीन। क्यों? क्योंकि परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का। तो पदार्थ भी उदासीन चीज मिलकर एक उदासीन चीज का ही निर्माण कर सकती हैं। तो पदार्थ भी किसका निर्माण करे बताओ? तो पदार्थ भी कैसा होगा? उदासीन। तो हर पदार्थ विद्युत रूप से लगभग सामान्यतः उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। तुम क्या बोलोगे सर कि दुनिया में अगर पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ हैं, सामान्यतः बात करूंगा तो वो किससे मिलकर बनता है बच्चों? परमाणु से। और परमाणु क्या होते हैं? उदासीन। तो पदार्थ भी सामान्यतः, मैं ये वर्ड यूज कर ले रहा हूं, सामान्यतः पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? विद्युत उदासीन होते हैं। क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती हैं? बराबर होती हैं। माना कि एक पदार्थ है, माना मैंने एक पदार्थ है, ऐसी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। माना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 120 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी है? 120। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों? 120। न्यूट्रॉन कितने भी हो, न्यूट्रॉन से अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -e। कितना होता है बच्चों? -e। तो 120 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो जाएगा? तुम बोलोगे 120 इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो जाएगा -120। और 120 प्रोटॉन पे कितना आवेश हो जाएगा? +120। और 130 न्यूट्रॉन पे कितना आवेश हो जाएगा? तुम बोलोगे 0। कुल मिला के पूरे पदार्थ पे कितना आवेश होगा? तुम आवेश को बच्चों अपन क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया -120 ई, और तो प्रोटॉनों का आवेश हो गया +120 ई, और न्यूट्रॉनों का आवेश हो गया 0। और कुल मिला के टोटल आवेश कितना हो गया बच्चों? 0। हर पदार्थ पे सामान्यतः आवेश कितना होता है? 0। आवेश का 0 होना मतलब किसी वस्तु पर आवेश 0 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीन वस्तु। कैसी वस्तु बोलते हैं बच्चों? उदासीन। उदासीन का मतलब यह होता है कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों? बराबर होगी। अब देखो बच्चों, अच्छे से समझना, बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है आवेश, आता कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। ये माना कि एक वस्तु है मेरे पास, ये क्या है बच्चों? वस्तु है।
इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है बच्चों? 120। प्रोटोनों की संख्या भी कितनी है? 120 प्रोटोन है। न्यूट्रॉन मैंने कितने मान लिए बच्चों? 130 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है बच्चों? 130। अब मैंने माना कि इस वस्तु ने किसी भी तरीके से 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिए। कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिए बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए। इस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो आगे बताऊंगा। आप अभी सोच के देखो कि इस वस्तु के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? 120। प्रोटॉन भी कितने थे? 120। न्यूट्रॉन कितने थे? 130। इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, क्या सर वस्तु प्रोटॉन को नहीं त्याग सकती? क्या वस्तु न्यूट्रॉन को नहीं त्याग सकती? तो मेरा आंसर आएगा नहीं। क्योंकि देखो वस्तु किससे मिलके बनती हैं? तुम कहोगे सर हर वस्तु किससे मिलके बनती है? परमाणु से। और परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर। तो कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मतलब वस्तु जिन परमाणुओं से मिलकर बनती है वो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। कौन त्याग रहे हैं? परमाणु। तो परमाणु केवल इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं त्याग सकते। क्यों नहीं त्याग सकते? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और नाभिक को तोड़कर अगर प्रोटॉन बाहर आएगा तो नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व भी क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म। बच्चों किसी भी परमाणु का अस्तित्व उसके नाभिक पर बना रहता है। अगर नाभिक ही खत्म हो गए तो परमाणु रहेगा ही नहीं। अच्छे से सुनना बच्चों, प्रोटॉन को त्यागने के लिए नाभिक को तोड़ना पड़ेगा। नाभिक को तोड़कर ही प्रोटॉन बाहर आ सकता है। नाभिक टूटेगा तो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो परमाणु केवल इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या फिर क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। कोई भी परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कभी भी त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता है। केवल किसको त्याग सकता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों को। तो वस्तु भी किससे मिलकर बनती है? प्रोटॉन। किससे? परमाणुओं से। तो वस्तु भी केवल किसका ट्रांसफर कर सकती हैं? किसको त्याग सकती हैं? केवल इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को नहीं त्याग सकती हैं। मैंने माना कि मेरे पास एक वस्तु है, इसके पास 120 इलेक्ट्रॉन है, 120 प्रोटॉन है, 130 न्यूट्रॉन है। तुम कहोगे सर वस्तु कभी प्रोटॉन को नहीं त्याग सकती, न्यूट्रॉन को नहीं त्याग सकती, किसको त्याग सकती है? इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती है और ग्रहण भी कर सकती हैं। त्याग भी सकती है और ग्रहण भी कर सकती हैं। मैंने ये माना कि इस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी ये वस्तु, पहले कैसे वस्तु थी ये बच्चों? उदासीन वस्तु थी। कैसी वस्तु थी बच्चों? तुम कहोगे 120 इलेक्ट्रॉन थे, 120 ही प्रोटॉन थे, तो वस्तु कैसी थी? उदासीन। अब इस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 5। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अब तुम कहोगे सर 115 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन कितने बचेंगे बच्चों? 120 प्रोटॉन बचेंगे। न्यूट्रॉन अभी भी कितने बचेंगे बच्चों? 130 न्यूट्रॉन बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। अब मैं बोलूंगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे -e का चार्ज होता तो 115 इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज होगा? तुम कहोगे -115e चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा? -115e। और बच्चों प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी कितनी है? 120। तो प्रोटॉनों का आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? 120e। और न्यूट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अब मैं कहूंगा इस वस्तु पर टोटल कितना आवेश हो गया? तुमको सर अभी जोड़ के बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश तो कितना हो गया? -115e। प्रोटॉनों का आवेश कितना हो गया? 120e। न्यूट्रॉनों का आवेश कितना हो गया? 0। अब इस वस्तु पर कितना आवेश आ गया? +5e। तुम कहोगे सर ये वस्तु उदासीन थी पहले तो, अब इस पर आवेश आ गया। मैंने कहा कैसा आवेश आया? तुम कहोगे धनावेश आया। तो पहली चीज, जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो उस पर धनावेश आता है। कैसा आवेश आता है? धनावेश। इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 5। तो कितना धनावेश आएगा? +5e। कितना आएगा बच्चों? ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो उस पर धनावेश आता है। और कितना आता है? अगर इस वस्तु ने बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो कितना धनावेश आ गया? +5e। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे से सुनना। अगर मान लो कोई वस्तु 6 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है बच्चों? 6। तो त्यागने का मतलब उस पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश। और कितना धनावेश आएगा? +6e।
अगर कोई भी वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं 10, तो उस पर भी कैसा आएगा धनावेश, और कितना आएगा +10 और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा बच्चों, धनावेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा, धनावेश। और बच्चों आगे देखो, सबसे पहले अपने पास बच्चों कैसी वस्तु थी, तुम कहोगे सर उदासीन वस्तु थी। कैसी वस्तु थी, उदासीन। उसके उदासीन मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 120, प्रोटॉन भी कितने थे 120, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैंने माना कि इस उदासीन वस्तु ने अगली बार क्या कर दिया, किसी भी मेथड से 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। अब बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 125। प्रोटॉन अभी भी कितने बचेंगे 120, न्यूट्रॉन कितने बचेंगे 130। पहले इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 120, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है -e, तो 120 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो जाएगा -120। प्रोटॉनों पे कितना हो जाएगा +120 ई हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों पे कितना हो जाएगा 0, और कुल मिला के टोटल आवेश कितना हो जाएगा 0। और ऐसी वस्तु को अपन उदासीन वस्तु कहते हैं। कैसी वस्तु कहते हैं बच्चों, उदासीन। अब इस वस्तु ने क्या किया बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, क्योंकि कोई भी वस्तु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ग्रहण नहीं करती है, केवल किसको ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों को। तो इसके ऊपर कितना आवेश हो जाएगा बच्चों, -125 ई का आवेश आ जाएगा। प्रोटॉनों पे अभी भी आवेश कितना बचेगा 120 ई, न्यूट्रॉनों पे कितना आवेश हो जाएगा 0। अब बताओ टोटल आवेश कितना होगा, तुम कहोगे सर अभी जोड़ के बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनों का आवेश -150 ई, प्रोटॉनों का आवेश +120 ई, और न्यूट्रॉनों पे 0, और जोड़ूंगा तो माइनस का 125 और प्लस का 120, कितना बचेगा बच्चों -5 ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तुम कहोगे सर एक चीज अगर मेरे को समझ में आ गई, जब भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। इस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए 5, तो कितना आवेश आएगा -5 ई। कितना आवेश आएगा बच्चों -5 ई। दुनिया की कोई भी वस्तु उदासीन होती है सामान्यतः जब वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, माना कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिए 10, तो उस पर कैसा आवेश आता है, नेगेटिव। 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितना आवेश आ जाएगा -10 ई। अगर किसी उदासीन वस्तु ने कहीं से 20 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए बच्चों 20 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आवेश आएगा, ग्रहण का मतलब ही नेगेटिव होता है, और कितना आवेश आएगा -20 ई। और जहां ई की वैल्यू कितनी होती है, तुम कहोगे सर ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब ये हुआ है जब इलेक्ट्रॉन वस्तु त्यागती है तब तो उस पर क्या आता है, धनावेश, और जब ग्रहण करते हैं तो उस पर क्या आता है बच्चों, ऋणावेश आता है। तो ये ध्यान रखना, उदासीन वस्तु उसे बोलते हैं जिसमें प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाती है और प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, तब उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं कोई भी वस्तु तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश आता है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या फिर ग्रहण करके आवेशित होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, आवेशित। तो याद रखना, कोई भी उदासीन वस्तु, कैसी वस्तु, उदासीन वस्तु, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, किसको त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करके, ग्रहण करके कोई भी उदासीन वस्तु कैसी हो जाती हैं बच्चों, आवेशित होती हैं। क्या होती हैं, आवेशित। इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं तब तो कौन सी होती हैं, धनावेशित होती हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो क्या हो जाती हैं, ऋणावेशित। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई भी वस्तु त्यागती नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं, तो तुम बोलोगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, इनको त्यागा नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित होती है उदासीन वस्तु, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। आज मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, कल से अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अब अच्छे से सुनना बच्चों,
अब ये मेरे पास कोई भी एक आवेशित वस्तु है, उदासीन वस्तु नहीं है। कैसी वस्तु है बच्चों? आवेशित वस्तु। आवेशित मतलब या तो कैसी होगी? धनावेशित, या फिर कैसी होगी? ऋणावेशित। अगर आवेशित वस्तु कहीं पर रुकी हुई है, कैसी है बच्चों? रुकी हुई, स्थिर वस्तु है। कैसी वस्तु है? स्थिर। तो कोई भी रुकी हुई आवेशित वस्तु अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसको विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी रुकी हुई को और क्या बोला जा सकता है? स्थिर। क्या बोला जाता है? स्थिर आवेशित वस्तु। उदासीन नहीं होनी चाहिए। कैसी? तुम बोलोगे सर स्थिर आवेशित वस्तु अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती हैं? स्थिर आवेशित वस्तु अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। उस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है, तुम बोलोगे आवेश। रुका हुआ आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र। और ये ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको सब लिखाऊंगा, अभी समझो। रुका हुआ आवेश, कैसा आवेश बच्चों? आवेश होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? रुका हुआ आवेश केवल एक ही क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। रुका हुआ आवेश अपने चारों ओर केवल क्या उत्पन्न करता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों आप कहोगे सर आवेश अगर गति करे तो बच्चों कोई भी आवेश दो प्रकार से गति कर सकता है। या तो वो करेगा नियत वेग से। कैसे वेग से गति करेगा बच्चों? नियत वेग से। या फिर कैसे वेग से गति करेगा? परिवर्ती वेग से। कैसे वेग से गति करेगा बच्चों? परिवर्ती वेग से। और आपने पढ़ा होगा 11th में, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। त्वरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्वरण। नियत वेग होगा, अगर वेग नियत है तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और अगर, क्योंकि आपको पता है किसी भी नियत संख्या का अवकलन हमेशा कितना होता है? 0। वेग नियत हो तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0। और अगर वेग परिवर्ती हो तो उसका त्वरण कभी भी 0 नहीं होता है। तो परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु को कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या बोलता है? ऐसी वस्तु को त्वरित वस्तु बोलता है। कैसी वस्तु बोला जाता है बच्चों? त्वरित वस्तु। क्यों बोलता है? क्योंकि ऐसी वस्तु का त्वरण 0 नहीं होता है। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण कितना होता है? 0। क्यों होता है? अगर वेग नियत हुआ तो नियत का अवकलन कितना होता है? 0। और त्वरण कितना हो जाएगा? 0। अगर वेग परिवर्ती है तो परिवर्ती का अवकलन कभी भी 0 नहीं होता है, तो उसका त्वरण 0 नहीं होगा। तो ऐसी वस्तु को अपन बोलते हैं त्वरित वस्तु। कैसी वस्तु बोलते हैं? त्वरित वस्तु। तो अगर वस्तु गति करेगी तो या तो कैसे वेग से गति करते, या तो आप नियत वेग से गति करेगी या फिर परिवर्ती वेग से गति करेगी। तो सुनना बच्चों, अगर मेरे पास एक आवेशित वस्तु है, कैसी वस्तु है बच्चों? आवेशित। तो तुम कहोगे सर धनावेशित होनी चाहिए, ऋणावेशित? मैंने कहा आवेशित होनी चाहिए, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई भी आवेशित वस्तु नियत वेग से गति कर रही है, कैसे वेग से गति कर रही है बच्चों? नियत वेग से, तो वो अपने चारों ओर 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगी। कितने प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगी बच्चों? 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगी। अपने चारों ओर कितने प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगी? 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो उत्पन्न करेगी विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी बच्चों? विद्युत क्षेत्र। एक क्षेत्र और उत्पन्न करेगी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, और कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी? चुंबकीय। तो आपको पता होना चाहिए रुकी हुई आवेशित वस्तु अपने चारों ओर केवल क्या उत्पन्न करती है? विद्युत क्षेत्र। जबकि नियत वेग से गतिशील वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मेरे पास कोई आवेशित वस्तु है, कैसी वस्तु है बच्चों? आवेशित। धनावेशित भी हो सकती हैं या फिर कैसी हो सकती हैं? ऋणावेशित। वो अगर परिवर्ती वेग से गतिशील है, कैसे वेग से गतिशील है? इस बार नियत वेग से गतिशील नहीं है। कैसे वेग से गतिशील है बच्चों? परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु है। और ऐसी वस्तु को क्या बोला जाता है बच्चों? त्वरित वस्तु। कैसी वस्तु है बच्चों? त्वरित वस्तु। तो याद रखना बच्चों, त्वरित वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं बच्चों? विद्युत चुंबकीय
तरंगे। ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए कि रुकी हुई वस्तु केवल क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत क्षेत्र। नियत वेग से गतिशील वस्तु क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। जबकि परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें। आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु कोई वस्तु आवेशित कैसी होती है, किस प्रकार से आवेश आता है, और अगर कोई आवेशित वस्तु है तो वो अपने चारों ओर क्या क्या उत्पन्न करती है। नियत वेग से गतिशील वस्तु क्या उत्पन्न करती हैं, परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु क्या उत्पन्न करती हैं, रुकी हुई वस्तु अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती हैं, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अब कुछ और बातें करते हैं। माना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है बच्चों, पहले से विद्युत क्षेत्र किसी आवेश ने उत्पन्न कर चुके हैं। ये मान लो यहाँ पर कोई एक कौन सा क्षेत्र है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बच्चों, विद्युत क्षेत्र। अच्छे से सुनना सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इस विद्युत क्षेत्र में 4 प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं। कितने प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं बच्चों, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं, इस विद्युत क्षेत्र में 4 प्रकार की वस्तुएं रखी हैं। एक ये वस्तु है जो उदासीन वस्तु है। पहली वस्तु जो मैंने रखी, कैसी वस्तु रखी है बच्चों, उदासीन वस्तु। सेकंड वस्तु है जो आवेशित है, धनावेशित भी हो सकती हैं, ऋणावेशित भी हो सकती हैं। तीसरी वस्तु भी कैसी है बच्चों, आवेशित है। और चौथी वस्तु भी कैसी है, आवेशित वस्तु है। खास बात क्या है, ये जो पहली आवेशित वस्तु है ये रुकी हुई है। कैसी है बच्चों, रुकी हुई है। सेकंड आवेशित वस्तु है जो नियत वेग से गति कर रही है। कैसे वेग से गति कर रही है बच्चों, नियत वेग से। और ये तीसरी आवेशित वस्तु है, कैसे वेग से गति कर रही है बच्चों, परिवर्ती वेग से। कैसे वेग से गति कर रही है, परिवर्ती। और ये जिस क्षेत्र में गति कर रही है वहां पर पहले से क्या उत्पन्न है बच्चों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। क्या उत्पन्न है बच्चों, पहले से। ये मान लो जिस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें ये चारों वस्तुएं रखी हुई हैं, उस वहां पर क्या उत्पन्न है, पहले से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। क्या उत्पन्न है बच्चों, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों मैं उदासीन वस्तु को पूछूंगा तेरे पे कुछ बल लग रहा है क्या, ये कहेगा नहीं मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा तो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। तो क्या, ना तो मैं विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती हूं और ना ही मैं विद्युत क्षेत्र को अनुभव करती हूं। तो मैं उत्पन्न नहीं करूंगी तो मैं उसके द्वारा बल भी अनुभव नहीं करूंगी। तो विद्युत क्षेत्र कभी भी उदासीन वस्तु पर कभी भी कोई बल नहीं लगाता है। विद्युत क्षेत्र उदासीन वस्तु पर कोई बल नहीं लगाता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा उदासीन वस्तु पर लगाया गया बल हमेशा कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अब मैं इसको पूछूंगा तेरे को कुछ झटके महसूस हो रहे हैं क्या, ये कहेगी हाँ। मैंने कहा क्या क्या लग रहा है, कि मेरे पे एक बल लगा रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो सुनना, रुकी हुई वस्तु क्या उत्पन्न कर सकती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। अभी मैंने बताया था रुकी हुई आवेशित वस्तु अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है, कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जो उत्पन्न करता है वो महसूस भी करता है। ये इस विद्युत क्षेत्र को महसूस भी करेगा। क्या करेगा बच्चों, महसूस मतलब ये विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई रुकी हुई आवेशित वस्तु होगी तो वो विद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, उदासीन वस्तु पर विद्युत क्षेत्र कभी भी बल नहीं लगाता है, जबकि रुकी हुई आवेशित वस्तु पर विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा, बल। यानी रुकी हुई आवेशित वस्तु एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करती है और विद्युत क्षेत्र को महसूस भी करती है। ये कहेगी सर मैं इस आवेशित वस्तु को जाके पूछूंगा कि तेरे पे बल लग रहा है, ये कहेगी हाँ। मैंने कहा क्यों लग रहा है, क्या मैं विद्युत क्षेत्र में स्थित हूं। कौन से क्षेत्र में स्थित हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित हूं, इस वजह से मेरे पे क्या लग रहा है, बल, कि मैं उत्पन्न भी करती हूं और महसूस भी करती हूं। मैं इसको पूछूंगा ये नियत वेग से गतिशील वस्तु है। मैंने कहूंगा तेरे पे बल लग रहा है, कि हाँ लग रहा है। ये देखो नियत वेग से गतिशील वस्तु अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो विद्युत क्षेत्र को महसूस करेगी। तो विद्युत क्षेत्र इस पर भी क्या लगाएगा बच्चों, बल लगाएगा। और परिवर्ती वेग से गतिशील वस्तु भी अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इस पर भी क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा। तो वस्तु आवेशित होनी चाहिए, चाहे वो रुकी हुई हो, चाहे वो नियत वेग से गति कर रही हो, चाहे वो परिवर्ती वेग से गति कर रही हो। इन तीनों प्रकार की आवेशित वस्तु जब विद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाएगी तो इन तीनों पर क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे मैं आपके आगे और बताता हूं। जैसे यहां पर मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बच्चों, यहां पर मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में भी आपने कितने प्रकार की, 4 प्रकार की वस्तुएं रख दी। कितने प्रकार की वस्तु रख दी,
4 प्रकार की, 1 2 3 और 4। ये वस्तु कैसी है? तो मैं कहूँगा ये वस्तु उदासीन है। कैसी वस्तु है बच्चों? ये उदासीन है। ये आवेशित है, धनावेशित भी हो सकती हैं। और ये भी कैसी है बच्चों? आवेशित। ये भी कैसी है? आवेशित। ये आवेशित है लेकिन कैसी है? रुकी हुई। ये आवेशित है और कैसे वेग से गति कर रही है? नियत वेग से। और ये भी आवेशित है लेकिन कैसी गति कर रही है बच्चों? परिवर्ती वेग से। कैसे वेग से गति कर रही है बच्चों? परिवर्ती वेग से। मैं इस उदासीन वस्तु को आके पूछूंगा तेरे पे बल लग रहा है? ये कहेगा नहीं, तो मेरे पे कोई बल नहीं लगा। मैंने कहा तू चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई, तेरे पे कोई बल नहीं लग रहा है। ये कह रहा है नहीं। मैंने कहा क्यों? ये बोलिए ना तो मैं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हूँ, ना मैं चुंबकीय क्षेत्र को फील करती हूँ। तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। मैं इस रुकी हुई आवेशित वस्तु को पूछूंगा तेरे पे कुछ बल लग रहा है क्या? ये कह रहा नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तू तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। ये बोल रहा है मैं रुकी हुई वस्तु ना तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हूँ और ना चुंबकीय क्षेत्र को फील करती हूँ। तो रुकी हुई आवेशित वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी उस पर बल कितना लगता है बच्चों? 0। मैं इसको पूछूंगा तेरे पे बल लग रहा है? ये कह रहे हैं हाँ यार बल तो लग रहा है। बल क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो बल हमेशा आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, चुंबकीय बल हमेशा वेग के लंबवत लगता है। कैसे लगता है? वेग के लंबवत। ये बोल रहा है मेरे वेग के लंबवत। आगे बताऊंगा वेग के लंबवत क्यों लगता है, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए इस पर क्या लगेगा? एक बल जो इसके वेग के क्या होगा? लंबवत होगा। ये कह रहा है हाँ मेरे पे भी ये क्या लग रहा है? बल लग रहा है। इसको पूछूंगा परिवर्ती वेग से तेरे पे बल लग रहा है क्या? ये कह रहा है हाँ मैं उत्पन्न करता हूं चुंबकीय क्षेत्र को तो फील भी करूंगा। मैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हूं, इसलिए मेरे वेग जो मेरे वेग की दिशा होती है उस वेग की दिशा के लंबवत इस पर भी क्या लगेगा? एक बच्चों बल। और इस पर भी क्या लगेगा? बल। ये चीज अभी आपको मैं आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र तब आपको पता चलेगा। चुंबकीय बल की दिशा हमेशा आवेशित वस्तु के वेग के लंबवत होती है। किधर होती है बच्चों? उसके वेग के लंबवत होती हैं। इतना आपको एक थोड़ा सा कहीं लिख लेना, आगे जाके अपन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको आज मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? बेसिक। इसको वीडियो को 1-2 बार देखना। नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अपन अगली क्लास से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आवेश के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, फिर कूलाम का नियम पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।